IIT JAM और MSc एंट्रेंस, ये एग्ज़ाम क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनको पास करने के बाद क्या क्या स्कोप्स हैं और इनको पास करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमने क्या पढ़ना है, MSc एंट्रेंस, IIT JAM एंड BSc केमिस्ट्री, एम, स्कोप, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी। हमने ये इस बैच के बारे में भाई बात करनी है। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, एम कि हमारे इस बैच का एम क्या रहेगा, फिर हम पढ़ेंगे स्कोप कि बैच का स्कोप क्या रहेगा, फिर क्या पढ़ना आपने भाई कि जो इन एग्ज़ाम आते हैं उन एग्ज़ाम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर आपने क्या पढ़ना है कि इन एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। ओके, ठीक है बात। तो पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, एम ऑफ दिस बैच। तो भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है MSc एंट्रेंस केमिकल साइंस, IIT JAM केमिस्ट्री प्लस बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है बात, आपका जो सिलेबस BSc का जो सिलेबस आपका, और लास्ट में क्या आपका ऑल अदर UG लेवल एग्जामिनेशन। अब आप कहोगे भाई ये सारे इतने सारे एग्ज़ाम हमने इकट्ठे क्यों कर रखे हैं। ठीक है, देखो उसकी वजह ये होती है, हम थोड़ा एम के बारे में बात करते हैं कि हमारा ये जो बैच है भाई ये किन किन एग्ज़ाम्स को कवर करता है। उसमें देखो पहला आपका है MSc एंट्रेंस। MSc एंट्रेंस क्या होता है कि जब आप 11th 12th कर लेते हो तो आपकी एकेडमिक स्टडीज़ आगे आती हैं BSc की, आपको BSc में एडमिशन लेना पड़ता है, और जब आपने BSc कर ली तो फिर आपको भाई एडमिशन लेना पड़ता है MSc में। अब BSc से MSc में आने का कोई एंट्रेंस नहीं होता। ठीक है, BSc आपने 12वीं से BSc में आने कोई एंट्रेंस नहीं होता। आपने सिंपली भाई अब कोई एंट्रेंस शायद स्टार्ट कर दें, गवर्नमेंट कह रही है हाँ, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आपकी 12वीं की जो मेरिट होती है उसके बेसिस पे ही आपको BSc में प्रमोट कर देते हैं। लेकिन BSc से MSc में प्रमोशन इतना ईजी नहीं है। ओके, BSc से MSc में जाने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको भाई मतलब यूजुअली हर जगह नहीं, लेकिन जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, या जो अच्छे भाई क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है एक एग्ज़ाम। ठीक है, उस एग्ज़ाम को बोलते हैं MSc एंट्रेंस। तो जनरली MSc एंट्रेंस के नाम से वो एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसका लेवल अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको पता होगा जैसे MDU है, GJU है, KU है, MDU, GJU, हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटी ना उनमें एक आध को आप छोड़ देना तो वो MSc केमिस्ट्री की सीटें फिल करने के लिए कई सब्जेक्ट्स में BSc के एकेडमिक के बेसिस पे भी एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा रेयर है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में सीटें कब फिल करते हैं बताओ, एंट्रेंस के बेसिस पे। ठीक है बात। तो एक तो आपके दिमाग में ये बात हो जाए क्लियर कि इनमें डिफरेंस क्या है, IIT JAM में और बाकी एग्जाम्स में डिफरेंस क्या है। देखो अगर मैं ये कहूँ कि CEE, आपने कभी इसका नाम सुना है CEE एग्ज़ाम का, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एक्चुअली क्या होता है, ये MDU, GJU, KU, ठीक है बात, और आपकी भाई मुरथल भी, ठीक है, CBLU बंसीलाल यूनिवर्सिटी, और CDLU देवीलाल यूनिवर्सिटी। कई बार इसमें इंदिरा गांधी जो मीरपुर यूनिवर्सिटी वो भी शामिल होती है। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि उनको भाई MSc की सीटें फिल करनी होती हैं, तो वो कहती हैं हम अकेले के ऊपर बर्डन क्यों रखें, क्यों ना हम एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कर लें। ठीक है बात, वो एग्ज़ाम पास होने के बाद बच्चे अपनी प्रायोरिटी भर दें कि हमको जाना है फलां यूनिवर्सिटी में। ठीक है, फिर उसकी मेरिट के हिसाब से उसको यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाए। यानी इस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर है ये MSc का एंट्रेंस, इस कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चे भाई हायर स्कोर करेंगे तो उन्होंने जो चॉइस फिल की होगी उनको वो चॉइस मिल जाएगी। ठीक है बात, जिन्होंने
जिनकी मैं अब रैंक थोड़ी कम है, लेकिन उनको भाई वहाँ एडमिशन नहीं मिला जहाँ वो चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनकी रैंक अच्छी है, तो उनको फिर मिलेगी दूसरी प्रायोरिटी। वे फिर कहाँ पर आएंगे, जहाँ पर भाई जो कॉलेज मतलब वे भरने के बाद उनकी जो सेकंड प्रायोरिटी होगी उसमें आ जाएंगे। पता होगा ना आपको इस चीज़ का, ठीक है। और अगर किसी की मेरिट बहुत कम है और लेकिन वो उसका लिस्ट में नाम आ रखा है, तो उसको तो भाई जो कॉलेज बचेगा ना फिर यूनिवर्सिटी, वो उसमें जाएगा। ये होता है जैसे आप नहीं, आपकी जो काउंसलिंग होती है बीएड की या भाई जो सिंपल काउंसलिंग होती है, ये काफ़ी कुछ वैसा ही होता है। ओके, तो क्या बोलेंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एमएससी एंट्रेंस के नाम से आपको एग्ज़ाम कम ही मिलेंगे, वो आपको नहीं यूनिवर्सिटीज़ के उनके अलग नाम होते हैं। तो सिमिलरली जो आपका आईआईटी जैम होता है, आईआईटी जैम, बोलो भाई, इसमें आशीष, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एग्ज़ाम कौन करता है, जो आईआईटीज़ हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर भाई कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयार कर रखा है, वैसे ही आईआईटीज़ ने भी अपना एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयार कर रखा है कि जिसके बेसिस पे वो एमएससी में एडमिशन लेते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आईआईटी जैम, ठीक है। हो सकता है भाई डीयू है और कोई यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना अलग एग्ज़ाम बना रखा हो, और कोई यूनिवर्सिटी अगर ऐसे कंबाइंड नहीं करती एग्ज़ाम को, तो वो अपना अलग से एग्ज़ाम लेती है, उसको प्रॉपर फिर क्या बोलते हैं, एमएससी एंट्रेंस। तो एक तो दिमाग में बच्चों के ये फितूर होता है कि भाई ये एग्ज़ाम कुछ अलग होते हैं, एमएससी एंट्रेंस आईआईटी जैम कुछ अलग होता है, इनमें भाई रत्ती भर इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है लेवल का। किसका डिफरेंस भाई, लेवल का। इसमें थोड़े से हायर लेवल क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़े से लोअर लेवल क्वेश्चन आएंगे, वो भी क्वेश्चंस के लेवल में भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। ज़्यादा अंतर होता है नेगेटिव मार्किंग का, यहाँ पर कई बार नेगेटिव मार्किंग कम होती है, इसलिए बच्चे ज़्यादा नंबर स्कोर कर जाते हैं, लेकिन आईआईटी जैम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पर बच्चे कम नंबर स्कोर करते हैं, ठीक है बात। तो एक तो रखो दिमाग में कि एमएससी एंट्रेंस, एक तो आपने एमएससी एंट्रेंस पढ़ना ही पढ़ना है, ये नहीं हो सकता भैया आप कि आप आईआईटी जैम के लिए पढ़ो और एमएससी एंट्रेंस ना पढ़ो। बात आपको पहले पढ़ रही है, अगर आप आईआईटी जैम पढ़ रहे हो, आपका एमएससी एंट्रेंस तो डेफिनेटली कवर होने ही लग रहा है। इसलिए लेकिन भाई फिर भी इसको सेपरेट करने के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री, फिर क्या आईआईटी जैम केमिस्ट्री। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री। इसकी वजह क्या होती है, देखो आप आशीष इसको ऐसे समझो कि जब आप तैयारी करते हो 11th 12th के बाद, जब आपने 12वीं कर, आपने 10वीं कर ली, तो 10वीं के बाद आप तैयारी करते हो 11th 12th की, तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ 11th 12th में एडमिशन ले लेते हैं और चीज़ों को एकेडमिक पैटर्न से पढ़ते हैं। पता होगा ना आपको, एडमिशन ले लिया 11th 12th में, लेकिन तैयारी कर रहे हो नहीं, तैयारी भी एमएससी एंट्रेंस मतलब 11वीं 12वीं कर रहे हैं, तो वो 11वीं 12वीं तो ठीक ठाक नंबर से स्कोर कर लेंगे, क्योंकि 11वीं 12वीं में सिलेबस तो वही होता है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं। क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा क्रैमिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं कि फलां डेरिवेशन लिखो, ढिमकाना डेरिवेशन लिखो, है ना। जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, तो उनको आप भाई थोड़ा सा क्रैम करके उनको ईजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हो, तो आपके वहाँ पर मार्क्स आ जाएंगे। ओके, लेकिन जब ऐसे बच्चे जो 11th 12th के लिए पढ़ते हैं लेकिन नीट जेई के लिए नहीं पढ़ते, वो जब ट्राई करते हैं नीट जेई उसी तैयारी में जो उन्होंने 11वीं 12वीं के लिए की थी, तो वो स्कोर नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है कि वो टॉप 10,000 में ही पहुँच जाएँ, वो उससे भी कहीं दूर जाके लगेंगे। ऐसा क्यों भाई, सिलेबस तो वही होता है, जेई ने और नीट ने सिलेबस तो वही मेंशन कर रखा है दोनों का, उसके बावजूद वो स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव पैटर्न से चीज़ों को नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं सिर्फ एकेडमिक पैटर्न से, चीज़ों को क्रैम किया और लिख दिया, ठीक है बात। तो जो बच्चे, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बच्चे 11th 12th के लिए पढ़ते हैं वो नीट जेई के लिए तैयारी नहीं करते एक तरह से, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11वीं में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन 11th 12th में उनका नाम चलता है, लेकिन वो जाते नहीं वहाँ पर, अपनी वो पैरेलल में तैयारी करते हैं किसकी, नीट जेई की। वो एक दिन स्कूल में नहीं जाएंगे, स्कूल में उनका नाम चलता रहेगा, ये आपको पता है,
ये हर जगह होता है, ठीक है। तो ये बच्चे दोनों काम करते हैं। अगर इनमें से किसी बच्चे का नीट जेईई क्वालिफाई हो गया तो बहुत चांसेस हैं कि उसके 11th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। पॉसिबल ये है कि वो अपने स्कूल का टॉपर भी होता ना ऐसा। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हो तो आपको कंसेप्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, तो एकेडमिक नॉलेज आपको अपने आप हो जाएगी। जब आप कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ोगे, जब आप एकेडमिक पैटर्न से पढ़ते हो, एकेडमिक पैटर्न मतलब क्या है मेरा 11वीं 12वीं या बीएससी, समझे बात। जब आप एकेडमिक पैटर्न पढ़ते हो तो कंपटीशन आपका तैयार नहीं होता, लेकिन जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हो तो एकेडमिक पैटर्न आपका अपने आप तैयार होता है। पता हो ना आपको इस चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए आप समझे बात कि मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस केमिस्ट्री। क्यों भाई? क्योंकि जैसे नीट जेईई के लिए पढ़ने पर 11th 12th का सिलेबस अपने आप कवर होता है, तो सिमिलरली जब आप क्या पढ़ते हो आईआईटी जैम के लिए, तो आईआईटी जैम में जैसे नीट जेईई में सिलेबस सारा 11वीं 12वीं का ही आता है, लेकिन डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटिटिव फैशन में। सिमिलरली सिलेबस आपका बीएससी का ही होता है, जो कहाँ पर आता है आईआईटी जैम में भी और एमएससी एंट्रेंस। हर सिलेबस क्या आएगा वहाँ पर, सारे का सारा सिलेबस आपका बीएससी का ही आएगा। लेकिन वो बीएससी का सिलेबस आपने ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने चीज़ें याद कर ली, आपने चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनको आपने एक तरह से आत्मसात करना पड़ेगा, ठीक है बात। उनको आपने एब्जॉर्ब, आपने उनको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे मानो, कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करने मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है आपने एक फिल्म देखी, ठीक है। वो फिल्म देखने के बाद अगर मैं आपसे 2 साल बाद उसकी स्टोरी पूछूं तो आप मुझे बता दोगे किसकी स्टोरी ये थी। क्यों? क्योंकि आपका उसमें रस था मूवी में। तो मूवी में जो बातें चल रही थी ना, कोई कॉम्प्लेक्स प्लॉट भी होगा तो उसको भी आपने अच्छे से इंटरनलाइज कर लिया, क्योंकि आपका उसमें रस है, आपका उसमें इंटरेस्ट है। समझे मेरी बात? तो उसको आप भूलते नहीं। दूसरी तरफ जब आप अपनी 11वीं 12वीं के लिए पढ़ते हो तो वहाँ पर आपने कोई डेरिवेशन याद कर लिया, कोई डायग्राम याद कर लिया। मैं शर्त लगाता हूँ विद इन 15 डेज डायग्राम आपको याद है, डेरिवेशन याद आपको है, पेपर में आपने रिप्रोड्यूस कर दिया। लेकिन 15 दिन के बाद अगर मैं आपसे वही डेरिवेशन पूछूं और वही डायग्राम पूछूं, आपको बिल्कुल मालूम नहीं होता। हमको होता ना ऐसा, तो इसको बोलते क्रैमिंग वे। आपने चीज़ें याद कर ली लेकिन आपको उसका मीनिंग नहीं पता। और जब आप चीज़ों को इंटरनलाइज, जिस चीज़ को आप समझ नहीं सकते ना, वो क्रैम करनी पड़ती है। और क्रैम की हुई चीज़ ऑटोमेटिकली इरेज होनी ही होनी है। जो क्रैम होएगा वो इरेज भी होएगा, जो इंटरनलाइज हो गया उसको इरेज करना बहुत मुश्किल है। वो धुंधला पड़ सकता है, वो धुंधला पड़ सकता है, लेकिन एक रीडिंग में वो चीज़ क्या हो जाएगी, फ्रेश। बात आपको पहले पड़ रही है, ठीक है। तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जब आप साइंस को इंटरनलाइज करोगे ना, जो सिलेबस है बीएससी का, सिलेबस आपने बीएससी का पढ़ना है, लेकिन क्रैम नहीं करना है। बीएससी में बच्चे आमतौर पे चीज़ों को याद कर लेते हैं, लेकिन उनको रिप्रोड्यूस करने की उनके पास एबिलिटी नहीं होती। लेकिन जब आप इसी चीज़ को कैसे पढ़ोगे, कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, तो आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कई बच्चे होते हैं ना, उनको डेरिवेशन की 2 लाइन मिल जाए, वो पूरा डेरिवेशन उतार देते हैं, क्योंकि उनको लिंक पता है, उनको स्टेप्स पता है। और जिसने क्रैम कर रखा है वो एक स्टेप भूल जाए, पूरा डेरिवेशन खो जाएगा उसका। होता ना ऐसा, ठीक है। तो भाई इसमें क्योंकि हमने पढ़ना तो है मेन 2 ये, मतलब इसको हालांकि बोलना ही क्या चाहिए दोनों को, सिर्फ एमएससी एंट्रेंस, इनके 2 नाम बोलने कोई तुक नहीं है। बिकॉज IIT जैम इज ऑल्सो, बोलो भाई, IIT जैम इज ऑल्सो एन MSc एंट्रेंस। बोलो भाई, ये भी क्या है, MSc एंट्रेंस ही है, इजंट इट। तो इसको आप भाई अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है बात। लेकिन इनके नाम भाई हमने अलग लिखे हुए कि बच्चों को लगे हुई अलग चीज़ है, ठीक है। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए पढ़ोगे ना, तो IIT जैम में फिर भी थोड़ा लैक कर सकते हो, क्योंकि IIT जैम का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता है, 20-30% हाई होता है जनरली यूनिवर्सिटीज़ के लेवल से। सभी के नहीं,
DU का एंट्रेंस IIT के एंट्रेंस से भी क्या होता है, टफ। बात आपको पहले पड़ी। तो एक का दुक्का यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जिनका MSc एंट्रेंस से क्या होता है, IIT JAM से भी टफ होता है। तो इसलिए हम नॉर्मल इसको हम क्या कर सकते हैं कि भाई कमोबेश क्या है, ये सब एक ही चीज़ है। किसी का भैया ये किसी यूनिवर्सिटी का IIT JAM, किसी यूनिवर्सिटी का MSc एंट्रेंस IIT JAM से कम हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का IIT JAM MSc एंट्रेंस IIT JAM से मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये तकरीबन ±10% चलेगा। अगर मैं मान लूँ कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कठिनता है, जो मुश्किल है एग्ज़ाम की, वो मैं 100 मान लेता हूँ, तो बाकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मानो ज़्यादा बोलूँ मैं बहुत, तो 80 से लेकर 20 के बीच में, 80 to 120 के रेंज में ये चीज़ फ्लक्चुएट करेगी। आगे आपको ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहेंगे, सारा क्या क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको भाई दोनों फ़ायदे होंगे, IIT JAM भी, क्योंकि कल को आपका दिमाग बदल जाए कि हमको तो IITs में जाना भाई, क्योंकि आपको लगे भाई कि हमको तो DU से नाम चाहिए हमको भाई, तो आप DU का एग्ज़ाम भी तैयार कर सकते हो। वो भी समझो, मतलब MSc एंट्रेंस पूरे इंडिया में जो भी होंगे वो हमने सारे कवर करने हैं, चाहे वो MSc एंट्रेंस CDLU का हो, चाहे वो MSc एंट्रेंस आपका IIT मद्रास का हो। ठीक है बात। इसीलिए हमने 10 ईयर भी हमने 2 छाप रखे हैं। एक तो MDU का, आपने हमारी साइट विजिट की है? आप अगर हमारी साइट पे जाओगे तो वहाँ पर IIT JAM का भी हमने 10 ईयर छाप रखा है। पिछले 10 साल के पेपर्स हमने छाप रखे, 10 ईयर पूरा कंप्लीट सॉल्व, और साथ में MDU का भी। समझे बात? हाँ, बाकी हमने छापे नहीं हैं DU वगैरह के, लेकिन जो मेरी बुक्स हैं उनमें क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेंगे। जो मैंने आगे आप पढ़ोगे, मैंने MSc एंट्रेंस IIT JAM के लिए 9 किताबें लिखी हुई हैं, 3 ऑर्गेनिक, 3 नॉन ऑर्गेनिक, 3 फिजिकल। उनमें सोल्ड एग्जाम्पल मैंने या तो IIT JAM से लिए हैं, या MDU के MSc एंट्रेंस से, या जो दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, DU है, GJU है, JNU है, उनके जो पुराने MSc एंट्रेंस हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा रखे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपस में रिपीट होते हैं। कोई क्वेश्चन JNU में रखा है, कल को IIT JAM में जाता है। कोई क्वेश्चन JAM 2015 में रखा है, वो हो सकता है JNU 2023 में आ जाए। बात आपको पहले पढ़ रही है? तो हमने भी 10 ईयर हम छाप रखे हैं 2, लेकिन मेरी बुक्स में मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी क्या हैं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, उनके क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। लेकिन ज़्यादा हमने फोकस किया IIT JAM, क्योंकि IIT JAM के क्वेश्चन और यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा रिपीट होते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ के JAM में कम रिपीट होते हैं। लेवल वही होता है लेकिन रिपीट वो होते हैं ज़्यादा। ओके, इसीलिए आगे ना आपको। और भाई मैंने फिर यहाँ पर क्या लिख दिया, BSc। अब मैं आपको बताऊँ, जब हमारे पास कोविड से पहले हमारे पास जो बैच था, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे, मैं आपको बताऊँ, BSc सेकेंड ईयर से आ जाए थे। वो क्यों आया करते, वो कहते थे कि सर हम BSc सेकेंड ईयर में हम क्या पढ़ देंगे, 6 महीने में सारी केमिस्ट्री हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 के 6 सेमेस्टर की हमारी केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, 6 महीने में कवरअप हो जाएगी। और उसके बाद हमको जब पूरी केमिस्ट्री आ गई तो हम फाइनल में बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कि केमिस्ट्री हमने पढ़नी ही नहीं। बात आपको पहले पढ़ रही है? क्योंकि इसमें हमारा कोई वो है नहीं, कोई ये नहीं बोल सकता, कोई ये कह सकता है कि मैंने नीट JEE का सारा सिलेबस कर लिया है लेकिन मुझे 11वीं 12वीं नहीं आती। तो सिमिलरली अगर आप पढ़ने के बाद ये बोलोगे कि हमने भाई क्या पढ़ लिया है, IIT JAM और MSc एंट्रेंस हमने पूरे इंडिया के कवर कर लिए हैं, और आपको कि भाई BSc का सिलेबस तो नहीं आता, भैया तो फ्री आएगा, आप चाहो या ना चाहो, इसमें आपकी कोई मंशा नहीं है, इच्छा आपकी चलेगी इसके अंदर। अगर आपने नीट JEE पढ़ लिया तो आपका 11वीं 12वीं पूरा है ही है। आपने IIT JAM, MSc एंट्रेंस, DU एंट्रेंस, MSc आपने ये पढ़ लिया, इसका मतलब आपका BSc का सिलेबस, और क्योंकि BSc का सिलेबस ऑल ओवर इंडिया सेम होता है UGC का, तो सारा कवर होता है आपका। ओके, तो मेरे ख्याल से पता लग गया आपको एम क्या हमारा मेन, MSc एंट्रेंस किसी भी यूनिवर्सिटी का इंक्लूडिंग IIT, प्लस ये क्या है फ्री में आता है भाई, बैचलर ऑफ साइंस का कोर्स कॉम्पिटिटिव वे से। असल में बात तो ये है, अगर बच्चे BSc का सिलेबस ऐसे रट के ना पढ़े, कॉम्पिटिटिव फैशन से पढ़े,
तो उनको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर वो पढ़े तो कंपटीशन से, ऐसे नहीं होगी याद करना है। ओके, और फिर क्या लिखा होता है यहाँ पर भाई, ऑल अदर यूजी लेवल एग्जामिनेशन। देखो भाई, क्योंकि हम यूजुअली 3 लेवल ही पढ़ाते हैं स्टार्टिंग से, हम सिर्फ 2 लेवल पढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ाना शुरू किया था नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट, जो कि एमएससी वाले बच्चे करते हैं। ठीक है बात, जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनको आईआईटीज़ में पीएचडी में जाना होता है, या उनको भी आईआईटीज़ में क्या बोलते हैं एमटेक में जाना होता है। बात आपको पहले पढ़ी, तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल एग्जाम होते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ाने शुरू किए थे, आईआईटी जेम और एमएससी एंट्रेंस, और उसमें से हमारे पास 1000 से ऊपर बच्चे क्वालिफाइड हैं जो नेट जेआरएफ और गेट है। समझे बात भाई। उसके बाद हमने क्या शुरू किया, जो और भाई 2016 में हमने क्या स्टार्ट किया था, 12 में हमने शुरू किया था, 12 में हमने शुरू किया था पीजी लेवल। ये 3 लेवल होते हैं। एक तो होता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, एक होता है सीनियर सेकेंडरी लेवल। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल क्या होता है, एमएससी का सिलेबस, उसी के ऊपर कंपटीशन। यूजी लेवल कौन सा होता है, बीएससी का सिलेबस, उसके ऊपर कंपटीशन। तीसरा लेवल होता है सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो देखा जाए तो केमिस्ट्री जब अलग होती है बाकी स्ट्रीम से, है ना, 11वीं से केमिस्ट्री क्या होती है, अलग होती है। तो उस पूरे को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल केमिस्ट्री 11वीं 12वीं, बीएससी केमिस्ट्री, यूजी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, पीजी केमिस्ट्री। तो हम पहले सिर्फ क्या पढ़ाया करते, पीजी केमिस्ट्री। ठीक है, और आपका जो एग्जाम ये क्या है, यूजी के। एक बात ये होती है, अगर आपने टॉप मोस्ट पीजी केमिस्ट्री पढ़ ली, तो पीजी लेवल के सारे कंपटीशन आपको आने चाहिए। समझे मेरी बात। अगर आपने यूजी केमिस्ट्री समझ के पढ़ ली, तो यूजी लेवल के सारे एग्जाम कवर होने चाहिए। फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा एचटेट नहीं हुआ, मेरा सीटेट नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता भाई, क्योंकि एचटेट सीटेट में क्या आती है, यूजी लेवल केमिस्ट्री आती है। तो अगर आपने क्या पढ़ लिया, आपने आईआईटी जेम के लिए पढ़ लिया, आपने बीएससी का सारा सिलेबस पढ़ लिया भाई कंपटीशन पैटर्न से, तो जहाँ पर भी बीएससी लेवल तक की केमिस्ट्री पूछते हैं, चाहे वो सिविल में है, चाहे वो आपकी एचटेट में है, चाहे वो सीटेट में है, वो भी कवर होनी चाहिए। ये 3 लेवल होते हैं एग्जाम्स के। समझे बात। कोई स्पेशल नहीं होता, कोई स्पेशल बीएससी नहीं होता, कोई स्पेशल एमएससी नहीं होता, कोई स्पेशल एचटेट नहीं होता। एचटेट में वही पढ़ाते हैं। आप ऐसे मानो, जब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने एग्ज़ाम पास किया था, तो मैंने पास किया था पहला एग्ज़ाम नेट जेआरएफ। ठीक है बात। उसमें मैंने क्या पढ़नी पड़ी थी, पीजी लेवल केमिस्ट्री। और वो एग्ज़ाम देने के बाद 2 महीने बाद मेरा आईआईटी गेट एग्ज़ाम था, जिसके बेसिस पे आईआईटी में एमटेक में दाखिल होते हैं। मैंने एक सिंगल डे क्या नहीं पढ़ी, मैंने एमटेक का सिलेबस भी देखा कि एमटेक आईआईटी वालों ने सिलेबस क्या लिखा हुआ है एमटेक का। बस मुझे ये था भाई, मैंने नेट का पेपर दिया है, नेट क्या है, पीजी लेवल। समझे बात। तो बिना तैयारी के, मतलब उस तैयारी में मेरा आईआईटी गेट बहुत इजीली क्या हो गया, क्वालिफाई, बहुत इजीली। हालांकि मैंने कोई तैयारी नहीं। किसका, इससे साबित क्या होता है कि आप जब टॉप मोस्ट, क्योंकि नेट जेआरएफ टॉप मोस्ट पीजी लेवल एग्जाम है, आप वो पढ़ लेते हो, तो छोटे मोटे लेवल तो भाई आपके कवर होने ही होने। उसमें आप चाहो, कोई आप ये चाहो भी ना कि मैं तो भाई जेम के लिए पढ़ूंगा और बीएससी ना पढ़ूँ, ये पॉसिबल नहीं है। आपको मैं तो सर जेम के लिए पढ़ूंगा और एचटेट को नहीं पढ़ना चाहता। आपने जेम पढ़ लिया, कल को कोई, अगर आपने जेम पढ़ लिया और आपका जेम क्वालिफाई हो गया, तो कल को आपको एचटेट देना पड़ जाए या सीटेट वगैरह, पता होगा ना कोई एग्जाम्स का, और वो आपका क्वालिफाई ना हो, इसका मतलब पता क्या है कि आपने वहाँ पर या तो रोल नंबर गलत फिल किया है या आपने परफॉर्म नहीं किया। ये इम्पॉसिबल है किसी का जैम हो जाए और एचटेट रह जाए। हाँ, वो इससे ऊपर होता है भाई। वो आप बीएससी के बाद ना नेट जेआरएफ से नीचे होता है, सबसे ऊपर होता है नेट जेआरएफ, सबसे ऊपर होता है नेट जेआरएफ, उससे नीचे होता है आईआईटी गेट।
ये हाँ मतलब जब नेट जेआरएफ करे तो गेट तो मैंने हो ही गया, लेकिन ये दोनों एग्जाम कब होते हैं? एमएससी के बाद। आप अप्लाई एमएससी के बाद कर सकते हो। इससे नीचे एग्जाम होते हैं आईआईटी जैम, बात आपको पहले पड़ गई, ये वाले एग्जाम। और सबसे नीचे आपके होते हैं 11th 12th नीट जे। ठीक है बात। तो हम अगले साल भाई हम नीट जे भी शुरू कर रहे हैं जो बीएससी लेवल है, क्योंकि हम 2012 से हम क्या पढ़ा रहे हैं? नेट जेआरएफ, और 16 से या 17 से हम पढ़ा रहे हैं साथ में आईआईटी जैम। यानी हम फिलहाल पीजी लेवल और यूजी लेवल हम पढ़ाते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल अब नीचे स्टार्ट होएगा आपके साथ। आगे आपको ये के वो कभी कभार कर देते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। हाँ एक आधी बार कोविड वजह से कर देते हैं ये, लेकिन आप अपना दिमाग में रखो कि भाई क्या पता वो एंट्रेंस कंडक्ट कर ले, आप अपनी तरफ से तैयार रहो एंट्रेंस के लिए। ठीक है बात। फॉर्म पक्का भरो, और ये मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म पक्का भरो, लेकिन जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आप एडमिशन लो। ठीक है, ट्राई करो हर जगह। आईआईटी जैम भी है, आईआईटीज़ भी हैं, डीयू भी है, केयू भी है, जेएनयू भी है, अप्लाई करो, दिक्कत क्या है? चलो वो आपको बताएंगे, पहले एक बार पूरा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको भाई हमारे बैच का एम पता लग गया आपको? तो एम बस ये है, इस बैच में हम जितने भी क्या हैं यूजी लेवल एग्जामिनेशन, जितने भी यूजी लेवल एग्जामिनेशन है जिनमें केमिस्ट्री आती है वो आपके सारे कवर होने चाहिए भाई। उनमें कोई आप कोई मार ना खाओ। समझ आपको? ठीक है। उसके बाद क्या बताओ भाई? स्कोप। ठीक है। तो भाई स्कोप हमने मेनली हम दो का ही बात करेंगे, एक तो एमएससी एंट्रेंस। अरे ये बात हालांकि रिडंडेंट है क्योंकि आईआईटी जैम भी क्या है? एमएससी एंट्रेंस ही है। फिर मैंने लिखा हुआ है एमएससी एंट्रेंस और आईआईटी जैम, इनके स्कोप क्या होते हैं? तो देखो भाई, एक तो स्कोप बताओ हम क्या बताते हैं, टीचिंग का स्कोप। आईआईटी जैम के बाद देखो आपने आईआईटी जैम कर लिया, तो आईआईटी जैम के बेसिस पे आप कहीं एलिजिबल तो हो नहीं कहीं अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर मान लिया आपने बीएससी कर रखी है और आपने बीएड कर रखा है, बीएससी है बीएड है, क्योंकि कॉलेज कैडर में पढ़ाने के लिए तो आपको नेट चाहिएगा, लेकिन आपने बीएससी आपने बीएड कर रखा है, तो अगर आपका आईआईटी जैम है, ठीक है, वहाँ पर एमएससी एंट्रेंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका आईआईटी जैम क्वालिफाइड है ना, तो आप चाहे बेशक एमएससी में एडमिशन ना लो, आपका सिर्फ बीएससी हो और प्लस आईआईटी जैम का सर्टिफिकेट। तो प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ा सा, जो प्राइवेट क्या है स्कूल्स, वहाँ पर एक थोड़ा भाई प्रायोरिटी रहती है बच्चे को, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास तक, क्योंकि 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए तो कोई भी अलाउ नहीं करेगा जब तक आपके पास एमएससी ना हो। तो टीचिंग की यहाँ पर भैया की यही प्रायोरिटी है, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सकते हो। ठीक है बात, ओके नहीं आपको। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है, अगर आप आईआईटी जैम के बाद एमएससी कर लेते हो, आईआईटी जैम के बाद आप एमएससी कर लेते हो, तो एमएससी के बाद आप कर सकते हो नेट जेआरएफ, और आपने नेट जेआरएफ कर लिया, तब आप अगर आपके पास नेट जेआरएफ है ना, तो आप बीएससी को भी और एमएससी को भी पढ़ाने के एलिजिबल आ जाओगे। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, अगर आपने एमएससी एंट्रेंस आपने मान लिया पहले कर ली बीएससी, बीएससी वाला बच्चा कहीं पढ़ाने के एलिजिबल नहीं है। देखो भाई, अगर आपने की 12वीं, तो 12वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है जेबीटी। आपने 12वीं कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, आप 5वीं क्लास तक पढ़ा सकते हो। ठीक है। आपने बीएससी कर रखी है प्लस 2 साल की बीएड कर रखी है, ठीक है बात, तो आप अप्लाई कर सकते हो, बताओ 10वीं क्लास तक। अब तो 8वीं तक कर दिया, लेकिन 10वीं तक बोलते हैं इसको बोलते हैं टीजीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। लेकिन इनका एक स्क्रीनिंग, इनका क्या होता है, एक स्क्रीनिंग पता होगा ना, इनका एक एचटेट होता है, एचटेट या सीटेट, उसको पास करने के लिए आपको बीएससी का सिलेबस कवर करना पड़ता है, तो इसमें कवर हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। और आपने अगर तो क्या कर ली, लेकिन बीएससी के बाद आपने क्या कर दिया, एमएससी एंट्रेंस क्वालिफाई करके आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया और आपने कुछ नहीं किया, तो आपके पास बीएससी बीएड है, अब क्या हो गया आपके पास एमएससी और एमएड, सॉरी एमएससी और बीएड होगी। आपने बीएससी के बाद बीएड कर ली, तो बीएससी बेसिस पे आप कहाँ तक पढ़ा सकते हो, 8वीं क्लास तक, ठीक है बात। लेकिन आपने एमएससी भी कर ली, तो एमएससी एंट्रेंस के बाद
तो MSc प्लस बीएड हो गया आपके पास, समझे बात। अब आप पढ़ा सकते हो 8वीं तक भी, 5वीं से 8वीं भी, और 9वीं से 12वीं भी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन दोनों के लिए स्क्रीनिंग होता है कॉलेज के स्कूल कैडर में, 9वीं से 12वीं तक लगने के लिए भी, और 5वीं 7वीं 6ठी से 8वीं तक लगने के लिए क्या चाहिए आपको भाई, कुछ एंट्रेंस ही होता है, कुछ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उसमें सारे क्वेश्चन कौन से आते हैं आपके BSc लेवल के, तो वो भी आपके सारे यहाँ पर कवर होंगे पेपर। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। तो टीचिंग में फ़ायदा तो है, लेकिन इनडायरेक्टली फ़ायदा है। यानी आप IIT JAM करके आप MSc में एडमिशन लेते हो और MSc पूरी कर लेते हो, तब आप टीचिंग की एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाएगी बीएड करने के साथ ही। आगे आपको अगर आपने नेट भी कर लिया तो फिर तो कॉलेजेस में, यानी अगर कोई बच्चा क्या करता है, अगर किसी ने MSc कर रखी है और साथ में क्या कर रखी है, बीएड भी और नेट JRF भी कर रखा है, तो वो स्कूल में ही पढ़ा सकता है 6ठी से 12वीं MSc बीएड बेस पे और MSc नेट बेस पे पूरे इंडिया में कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी। आगे आपको तो टीचिंग में ये फ़ायदा। फिर ये बताओ क्या फ़ायदा भाई रिसर्च में। रिसर्च में इसका फ़ायदा ये है कि आपने IIT JAM कर लिया, MSc एंट्रेंस आपने IIT JAM करके IIT से MSc कर ली, या आपने सिंपल MSc एंट्रेंस करके किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने क्या कर लिया, MSc कर ली, ठीक है। तो कई यूनिवर्सिटीज़ में तो सीधे क्या होते हैं, MSc प्लस PhD प्रोग्राम क्या होते हैं, क्योंकि रिसर्च का पहला स्टेप होता है PhD, समझे बात। तो MSc प्लस, तो अगर आपने जाना है रिसर्च में तो 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो भाई, आफ्टर BSc IIT JAM करके या कोई MSc का एंट्रेंस करके आप IITs में सीधे, या तो MSc में या MSc प्लस PhD क्या होता है, एक होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, उसमें एडमिशन ले सकते हो आप। तो वहाँ पर आपकी पहले क्या पूरी होगी MSc, फिर आपके अपने आप क्या शुरू हो जाएगी PhD। तो वहाँ पर 2 फायदे हैं हमको, MSc भी हो रही है और हमारा भाई रिसर्च वर्क भी हो रहा है। तो रिसर्च तो होगी, लेकिन टीचिंग का फायदा, टीचिंग की एलिजिबिलिटी आपके पास तो भी आएगी चाहे आप IIT से क्या कर रहे हो MSc प्लस PhD, जब आप नेट करोगे बात आपको पहले पड़ गई। तो अगर आपने MSc में एडमिशन लिया तब भी आपने क्या करना पड़ेगा, उसके बाद नेट JRF, तभी PhD कर सकते हो, सॉरी हाँ तभी PhD कर सकते हो भाई। तो हालांकि PhD एंट्रेंस से हो जाएगी, लेकिन प्रायोरिटी मिलती उसी को, ओके। हाँ JRF को भाई आप आगे पढ़ाएंगे। और अगर आपने भैया MSc प्लस आपने सिंपल MSc कर ली, तो MSc के बाद आप नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हो, और नेट JRF के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में टीचिंग के लिए एलिजिबल होगे, साथ में क्या होगे रिसर्च के लिए PhD के लिए आप एलिजिबल होगे। दूसरा, अगर आपने MSc प्लस PhD कर लिया, क्योंकि JAM बेसिस पे सिर्फ MSc नहीं, MSc प्लस PhD में भी दाखिले होते हैं, IITs में पक्का होते हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बिना भी होते हैं, एक आध दुक्का में कर लेते हैं। एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो अपनी MSc एंट्रेंस के जरिए ही MSc प्लस PhD की सीटें फिल कर लेती है, ओके ठीक है। अच्छा एक बात और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, कोई 3000 सीटें होती हैं आपकी IIT JAM की, और उसके अलावा भाई 2-3 हज़ार सीटें और भी होती हैं जो बाकी क्या होते हैं सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी NIT वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी MSc प्लस PhD या MSCs में एडमिशन के लिए किसको क्वाली मानते हैं, वो IIT JAM को। तो ये मानो कि 3000 सीटें तो होगी MSc की IITs की, और 2000 मान लो आप एक्स्ट्रा, तो आप कह सकते हो कि तकरीबन 5000 सीटें हैं अगर आपने IIT JAM क्वालिफाई कर लिया तो, ठीक है बात, ओके है कि नहीं आपको भाई। और ये बताओ क्या हमारे पास और सेम स्कोप किसके हैं IIT JAM के, यानी आप रिसर्च में एंट्री कर सकते हो 2 तरीके से, या तो JAM पास करने के बाद MSc प्लस PhD में, क्योंकि PhD रिसर्च ही है, ठीक है बात, या MSc करके पहले MSc करो, उसके बाद नेट JRF करो और फिर जाओ PhD में, आगे आपको। तो ये इनके भी स्कोप, बस बात ये है, और स्कोप इसके और भी हैं, और स्कोप इसके ये भी होते हैं भाई, क्योंकि जब आप IIT JAM के लिए पढ़ रहे हो
तो आप बीएससी लेवल के सिलेबस को बिल्कुल घोट के पी रहे हो। एक के कॉन्सेप्ट बीएससी लेवल का सिलेबस आप ऐसे पढ़ते हो कि जब आप 11वीं 12वीं में होते हो ना, तब आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं आते थे वो भी आपको अपने आप आ जाएंगे। मतलब अगर आपने आईआईटी जेईई के लिए क्या पढ़ लिया अच्छे से, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ लिया, तो अगर आप 11वीं 12वीं में नीट जेईई के क्वेश्चन उठाओगे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के, आपको सारे आते मिलेंगे, चाहे आपने उस टाइम पढ़े चाहे ना पढ़े, चाहे आपको उस वक्त आते थे चाहे नहीं आते थे। समझे मेरी बात? तो भाई इसका स्कोप ये भी है कि आईआईटी जेईई और एमएससी एंट्रेंस तो कवर हो ही रहे हैं। मतलब जनरली बोलो एमएससी एंट्रेंस बोलो भाई, क्योंकि जेईई होता तो क्या है एमएससी, यानी एमएससी एंट्रेंस तो आपका कवर होता ही होता है ऑल यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडिंग आईआईटीज़। लेकिन प्लस में जितने भी यूजी लेवल एग्ज़ाम होंगे वो भी इसमें सारे कंप्लीटली कवर अप हो जाएंगे। ओके, ठीक है बात भाई? तो हो गया स्कोप। अब बताओ क्या बात करते हैं इसकी, स्ट्रक्चर की। किसकी बात भाई? बताओ। अब हम बात करते हैं भाई, ये भाई हमारा 10 ईयर है, समझे बात? तो हमने 10 ईयर छाप रखा है आईआईटी जेईई का, नजर आपको? आईआईटी जेईई सॉल्व पेपर्स। तो अगर आप इसमें यहाँ से आओगे तो आपको इसमें आईआईटी जेईई का स्ट्रक्चर बताएंगे आपको भाई। बताओ, ये जो बिल्कुल लेटेस्ट है क्या? बिल्कुल लेटेस्ट आईआईटी जेईई 2020। ये क्वेश्चन पेपर भाई हमारे 10 ईयर से, जो हमने 10 ईयर छाप रखा है ना, ये हमारी साइट से डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्व है। ओके, देखो चलो पहले हम बात कर लेते हैं भाई। तो पहले हम एक बारी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर किसका, एमएससी एंट्रेंस का स्ट्रक्चर। क्योंकि बाकी आईआईटीज़ का जो एमएससी एंट्रेंस होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं लेकिन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं जनरली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका क्या स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो भाई एमडीयू है, जीजेयू है, केयू है, डीयू है, इन सभी में एमएससी एंट्रेंस में तकरीबन 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होएगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, या ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, यानी सही नंबर का एक क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन के 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। जनरली यही होता है भाई सब यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन एक आध यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए ना तो 1 नंबर आपका उनमें से कट गया जो आपका सही नंबर से स्कोर बन रहा था। तो ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। तो भाई तो जनरली क्या होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, सारे एमसीक्यू होते हैं, एक पे टिक मार्क करना होता है। लेकिन एक बात देखी गई है, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करती। तो अगर आपने ये प्रोस्पेक्टस में देखना है, अगर किसी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि हमारे एमएससी एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को तब आपने सारे अटेम्प्ट करने भाई, सबको ट्राई करो। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो भाई ये 3 तरह के आपको मिलेंगे नेगेटिव मार्किंग। कईयों में आपको मिलेंगे 0 नेगेटिव मार्किंग। इस केस में आपने सब कुछ अटेम्प्ट करना होता है, कुछ गलत हो भी गया तो नंबर थोड़ी ना कटने है भाई। कईयों में होता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, कई जैसे एमडी में होता है 1/4, कई यूनिवर्सिटी में होता है 1/3, पहले डी में 1/3 था। ठीक है बात, कईयों में होता है 2/3। सिर्फ ये 4 टाइप की नेगेटिव मार्किंग होती है, जिनमें 100 क्वेश्चन आएंगे ना सारे 1 नंबर के, तो उनमें आपको ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, इसको मिक्स भी कर देते हैं,
मतलब आधे में क्या हो जाएगी 1/3, आधे में क्या हो जाएगी 2/3, कईयों में क्या कर देंगे ऐसे, कईयों में ऐसे, मतलब आधे आधे ये में मतलब भाई हो सकता मतलब इनके मिक्स होंगे, मान लिया कईयों में आधे ही हैं तो आधे ही हैं, तो सारे पूरे हो गए। लेकिन कईयों मान लिया भाई, मान लिया 100 में से 40 में ये वाली है, 10 में ये वाली है ही नहीं, मतलब आपको पल्ले पड़ी। लेकिन जनरली नेगेटिव मार्किंग 4 टाइप की होती है, 0, 1/3, 1/4 एंड 2/3। ओके, और मैं आपको बताऊं, अगर नेगेटिव मार्किंग है, अगर नहीं है तो आमतौर पे हर एक यूनिवर्सिटी में 70 के आसपास आपको टॉपर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो 100 में से 70 वाला तकरीबन क्या होता है टॉपर। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 100 में से 60-65 वाले भी आपको टॉपर मिल जाएगा, मतलब 5-10 नंबर का आपको, हाँ आपको ये फर्क हो। हाँ लेकिन एक अंतर होता है, एक अंतर ये होता है कि यहाँ पर जो 70 होंगे ना उसके आसपास भी काफ़ी बच्चे होते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, वो 65-60 वाले थोड़े ही होते हैं, फिर जल्दी नंबर, समझ गए बात। ओके ठीक है, ओके। अब बताओ IIT जैम का स्ट्रक्चर। तो ये देखो भाई, ये आपका क्या बिल्कुल लेटेस्ट। देखो तो IIT जैम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं आपके MCQ, बोलो भाई। एक होते हैं MSQ, एक होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या ठीक है। एक होते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, क्या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, अगर एक भी गलत तो भाई आपने गलत मार, एक उनमें से एक आंसर क्या होगा ठीक, बस। लेकिन मल्टीपल सिलेक्ट में क्या होगा कि एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है। मतलब MCQ में तो क्या है, एक ही ऑप्शन क्या होगा ठीक, आपने वही गोला भरना है, ठीक है। लेकिन बताओ MSQ में क्या होता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन नीचे हैं, उनमें से 2 को ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, तो आपने दोनों गोले भरने पड़ेंगे, नहीं माना जाएगा। या तो दोनों, अगर आपने 3 ठीक भर दिए वो भी गलत है, 3 भर दिए 1 भर दिए वो भी गलत है, 2 ही भर रहे हैं और 2 वही भर रहे हैं तो ठीक है। ये नहीं है कि आंसर में तो A और C एक्चुअल में ठीक है और आपने भर दिए A और B, तो कोई मार्क्स उसका नहीं मिलता। बात आपको पहले पड़ गई। इनको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका आता है पार्ट C, इसमें क्या आते हैं आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, क्या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इनमें क्या होता है, इनमें ऑप्शन नहीं होते, इनमें लिखा होता है कि आपका आंसर किस रेंज में आएगा। मतलब कह देगा आंसर आपका भाई 0.8 से लेके आपने बोलना है कि भाई आपका आंसर किस, मतलब क्या आंसर आया आपका, फिर वो रेंज लिखी होती है, वो इस रेंज में है आंसर तो ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है बात। तो बताओ, अच्छा पार्ट A में बताओ मैंने क्या बोले थे, नहीं पार्ट A में सेक्शन A मैंने क्या बोले थे MCQ। तो MCQ क्वेश्चन आते 30, तो भाई MCQ क्वेश्चन आपके बताओ कितने आएंगे, 30 आएंगे। 30 में से 10 तो आपके आएंगे 1 नंबर के, बताओ, अरे कहाँ पर गया, बताओ क्वेश्चन 1 to 10 क्या रहेगा, देखिए बारा हाँ जी देखो, क्वेश्चन 1 to 10 क्या होगा आपका 1 मार्क्स। तो कितने नंबर बताइए, कैलकुलेट करो, 10 मार्क्स आ गए, ठीक है। और 1130 बताओ क्या होंगे 2 मार्क्स। बात आपको पहले पढ़ रही है, 1 से 10 तो 1 मार्क्स के, और 11 से 30 क्या हैं 2 मार्क्स के, तो टोटल मार्क्स क्या बने भाई 50। यानी पार्ट A आपका जो होता है, बताओ क्या आ गया उसमें, 10 तो 1 नंबर के और 20 क्या हैं 2 नंबर के, ये सारे MCQ हैं। तो नंबर हो गया आपके 20 दूनी 40, 10 एकम 10, 50 नंबर तो आपके पार्ट A से ही आगे ना। उसके बाद आपका आता है पार्ट B, ये सारा नोट कर, पहले हमको भी पता तो कि भाई एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ताकि हम इसे क्वालिफाई कर सकें फिर।
फिर क्या होता है भाई जैम का, फिर आपका होता पार्ट बी। पार्ट बी में आते हैं आपके सारे, वो तो क्या है पार्ट बी में क्या लिखा हुआ ये, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, समझे बात, MSQ। कौन से, बोलो भाई, यानी कि इसमें आप कहेंगे एक से मल्टीपल सेलेक्ट, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन क्या होंगे इसमें यहाँ पर, ठीक। और मतलब इन ज़रूरी नहीं कि एक से ज़्यादा होंगे, कई बार एक भी हो सकता है, बस कंडीशन नहीं है। मैं सोचो भाई आंसर तो एक ही ठीक लग रहा है तो एक और तो ठीक लगाना नहीं पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। मतलब एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चारों भी ठीक हो सकते हैं, समझे बात, ठीक है। तो ये बताओ क्या है आपका, बोलो भाई। तो ये यहाँ पे क्या होते हैं 2 नंबर के। तो पार्ट बी जो आपका है वो फिर क्या आया, तो पार्ट ए क्या था 50 नंबर का, MCQ हो गया। और पार्ट बी क्या बताओ आपका 10 क्वेश्चन है 2 नंबर के, क्या गया हमारे पास 20 नंबर। तो 50 और 20 70। ओके, इनमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ठीक है। और ध्यान रखियो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भाई न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि IIT जैम में तकरीबन अगर कोई 50 नंबर सिक्योर कर लेना 100 में से 50, उसका एडमिशन ऑलमोस्ट श्योर होता है। क्या 50 नंबर में ऑलमोस्ट एडमिशन हो जाएगा, श्योर है बहुत अच्छी जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर आप 30 नंबर छोड़ दोगे न्यूमेरिकल के, 70 में से 50 स्कोर करना आसान रहेगा कि 100 में से 50, समझे बात। तो यहाँ पर 30 नंबर ऑटोमेटिकली क्या है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन से हैं, बोलो भाई, क्या मेरे पास है, इसे बताओ क्या होता है 41 to 50, ये तो क्या होंगे बताओ, ये कहाँ गया 41 to 50, ये क्या होंगे बताइए 1 मार्क्स। तो 10 नंबर ये हो गए, बोलो भाई। तो क्या है हमारे पास 10 क्वेश्चन ये हो गए 10 नंबर के। तो पार्ट सी जो है आपका वो क्या बोलता है 10 नंबर, तो ये आ गए प्लस, और बताओ 80 हो गए, वेरी गुड। और बताओ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 50, 51 to 60 कहाँ गया, फिर क्या 51 to 60, ये क्या होंगे 2 मार्क्स ईच। बताओ क्या बन गया हमारे पास, ये 20 मार्क्स हमारे पास ये आ गया ना, जोड़ इसको सारे को 60 नंबर आ गया आपके, है ना। तो क्या है हमारे पास ये टोटल आ गया ना, ये देखो ये इसके आंसर की रही कितने क्वेश्चन है 60। ये 10 ही रहा आपके, लेकिन अच्छी बात ये है कि जब आप हमारे पास पढ़ोगे तो 10 ईयर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 ईयर हमने छाप रखे हैं। और यहाँ पर तो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मिक्स्ड, लेकिन मेरी बुक में मैंने ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज निकाल के सॉल्व कर रखे हैं। आप 10 ईयर पढ़ोगे IIT जैम का 2020 का, आपको क्वेश्चन मिला NMR का, फिर अगला क्वेश्चन आपको मिला मोसबार का, अगला आपको मिल गया कोऑर्डिनेशन का। हमने कोऑर्डिनेशन वाला क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कर रखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, बात आपको पहले पढ़ी। तो अगर आपने ये 9 बुक्स पढ़ ली, इन 9 बुक से बाहर कुछ नहीं आना। अगर आपने 9 बुक्स पढ़ ली, इन 9 बुक्स से बाहर भैया आपको कुछ नहीं आना। ये मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है वो इस बात को नोट कर सकता है। पेपर आपका पूरा हो जाए और अगर सारा मेरे पढ़ाई में से ना रखा हो तो आप मेरे पास पेपर लेके आ सकते हो भाई, ठीक है बात, ओके। बताओ बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो ये आपने 10 ईयर सॉल्व नहीं करने, हालांकि हमने छाप रखे, लेकिन ये 10 ईयर आप ऑलरेडी ये 10 ईयर आपके पूरे हो जाएंगे। मतलब अगर आपने सिर्फ वो जो बुक्स हैं जो मैंने लिखी हुई हैं आपने उन्हें कवर कर लिया तो उसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी होंगे, थ्योरी भी होगी, प्लस उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सोल्ड एग्जाम्पल भी होगी। और क्योंकि सोल्ड एग्जाम्पल हमने पुराने पेपर से उठा रखे हैं तो आपके पुराने पेपर्स भी होंगे। 10 ईयर आपने पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं भाई। हाँ, अगर कोई ना पढ़े ये बुक्स, कहीं और से कुछ पढ़ रहा है, अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसको मैं रिकमेंड करता हूँ भाई कि एक बारी हमारे जो 10 ईयर्स हैं उनको परचेज करके उनके गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको पता लग जाए कि पुराने सालों में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं।
दूसरा जैम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन जैम में रिपीट नहीं होते, लेकिन जैम के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हैं। मतलब बहुत मुश्किल है कि आपको आईआईटी जैम में कोई डीयू में आया हुआ क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि आईआईटी जैम में आया क्वेश्चन आपको डीयू के एंट्रेंस में मिल जाए। समझे बात? ये एक भाई मैंने पैटर्न देखा है 3 साल पढ़ाते हुए। ओके, नहीं है क्या आपको ये आशीष? चलो मान लिया। ओके, तो भाई स्ट्रक्चर आपको पता लग गया। तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया इसका भी, और हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया भाई आईआईटी जैम का भी। ठीक है, और बताओ अब हमने क्या पढ़ना भाई? स्ट्रेटजी। देखो अब हमने तो पढ़ लिया भाई, हमने ये देख लिया कि एग्ज़ाम होते क्या हैं। ठीक है भाई, एमएससी एंट्रेंस है, आईआईटी जैम है, बीएससी है, हमने सभी एग्ज़ाम्स की बात कर ली है, इज़न्ट इट? लेकिन अब आपने देखना भाई इन एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है तो हम कितना एफर्ट लगा लें। अगर मान लिया भाई, मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, ठीक है, अगर आप किसी पेड़ पे बैठ के और आपके पास एक गांव में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दा बोलते हैं उसको, देखा आपने कभी? एक लकड़ी काटने का हथियार होता है, वो एक साइड से शार्प होता है, एक साइड से खोटा होता है। तो अगर आप खोटी साइड से किसी पेड़ पे बैठ के डाली काटोगे तो आप 10 घंटे लगे रहो, वो नहीं कटेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी टेक्निक गलत है। समझे बात आप? दूसरी तरफ अगर आपने भाई वो शार्प साइड कर दी तो वो 10 हाथ मारते ही और वो डाली अलग हो जाएगी। तो ये होता है कॉन्सेप्चुअली पढ़ने का, टेक्निक से पढ़ने का, स्ट्रेटजी से पढ़ने का। ठीक है, अगर कोई ये भी हम दिखाओ भाई, कोई मान लिया कोई बोरी होती है, कोई मान लिया शुगर पैक है, तो उस शुगर पैक के अंदर अगर जो भाई धागा होता है, अगर मान लिया कोई चीनी की बोरी है, हमको ये ना पता हो वो चीनी की बोरी कैसे खोलनी है, तो हम पहले धागे को दांत से काटते हैं, फिर ऐसे वो खुलेगा नहीं, वो बहुत टाइम लगाता है। लेकिन हमको ये पता उसे कहाँ से पकड़ना धागे को, तो एक बार में खुल जाएगा। कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, टेक्निक से पढ़ना ऐसे ही काम करता है। ठीक है बात? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले सारे आ गया आपको ये? ठीक है, अब बताओ भाई फिर क्या हमारे पास स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? ठीक है, अरे यहाँ पर भाई ये लिखना पड़ेगा अंडर ग्रेजुएट लेवल केमिस्ट्री। समझे बात? ये क्या हमारे पास यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट भाई मैंने मोल्ड कर रखी है। पोस्ट ग्रेजुएट मेरा जो एक बैच होता है ना, उसमें नीचे 8 बुक्स और होती हैं, उनके नाम होते हैं। बात आपको पहले पड़ गई? तो ये हमारे पास क्या है? अंडर ग्रेजुएट लेवल केमिस्ट्री। तो भाई जो अंडर ग्रेजुएट लेवल केमिस्ट्री है उसको कॉम्पिटिटिव पैटर्न से पढ़ाने के लिए मैंने टोटल 9 किताबें लिखी हुई हैं, आपने 9 बुक्स पढ़नी है। ठीक है, उनमें 3 तो क्या हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। बोलो भाई, पहली क्या आपके पास है? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल वॉल्यूम 2, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल वॉल्यूम 3। उसके बाद भाई ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कवर करेंगी। इनमें एक बुक में 5 चैप्टर होंगे। ठीक है, तो तीनों कितने हो गए आपके पास? 15 चैप्टर। तो 5 फिजिकल वॉल्यूम 1 में, 5 फिजिकल वॉल्यूम 2 में, और 5 फिजिकल वॉल्यूम 3 में। और हर चैप्टर के एंड में एक टेस्ट सीरीज होएगी। मतलब चैप्टर में तो क्या होंगे? कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर सोल्व्ड एग्जांपल्स। चैप्टर में क्या होंगे? कॉन्सेप्ट्स और उनके ऊपर सोल्व्ड एग्जांपल्स। लेकिन चैप्टर के एंड में क्या होगा? अनसोल्व्ड एग्जांपल्स का एक पूरी सीरीज, एक टेस्ट सीरीज। तो 15 टेस्ट पे क्या होंगे बताओ? तो यहाँ पर क्या है? 15 चैप्टर्स कवरिंग एंटायर सिलेबस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री रिक्वायर्ड फॉर IIT जैम एंड एनी अदर MSc एंट्रेंस। ठीक है, प्लस में क्या होंगे यहाँ पर 15 टेस्ट। इन 3 बुक्स में 15 चैप्टर, हर चैप्टर के एंड में एक टेस्ट होएगा। वो आपका होम टेस्ट है, वो आपने खुद सोल्व करना है।
कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया हमसे यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए ना वो चैप्टर आपको आया कि नहीं आया। अगर उस चैप्टर के 75% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो तो आपको आता है, मतलब 75% तो मिनिमम थ्रेश होल्ड है। ट्राई करो 90 to 95% सॉल्व करने की, क्योंकि एक बात ये है किसी भी एग्जाम में अगर आप 90% नंबर ले लेते हो इसका मतलब फिर तो आप टॉप होने हो गई, बात आपको पहले पड़ी। तो अगर कोई टॉपिक आपको आता है कि नहीं आता, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आप कितनी तैयारी कर लो कभी भी नहीं आएगा। हमेशा एग्जामिनर के पास स्पेस होता है कि वो एक क्वेश्चन ऐसा सेट कर दे जो आपको ना आए। लेकिन अगर आप 75% से ऊपर अटेम्प्टेशन आपकी है, इसका मतलब यू आर इन सेफ जोन। अदरवाइज आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रेज करना पड़ेगा। ठीक है बात, वेरी गुड। अब बताओ भाई, तो आगे ना आपको ये, तो सिमिलरली भाई तीन क्या होंगे, अब तीन आपको क्या मिलेंगी, फिर क्या हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। ये आपकी भाई, ये आपकी BSc लेवल की कंपटीशन पैटर्न से सारी की सारी इनऑर्गेनिक कवर करेंगी भाई। इनमें हर एक में होंगे 5 चैप्टर। ठीक है बात, 5 चैप्टर वॉल्यूम 1 में 5, तो यहाँ भी क्या है 45 चैप्टर। ये आपका पूरे इनऑर्गेनिक कवर करेंगी। इनसे बाहर आपकी जैम के अंदर या DU के एंट्रेंस के अंदर इनऑर्गेनिक नहीं आएगी। ठीक है, मतलब मैं कहूँ कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाए भाई, लेकिन जितना आपको एग्जाम पास करने के लिए चाहिएगा उससे 1.5 गुना सिलेबस। यानी यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो एक आध क्वेश्चन तो फिर भी हमेशा क्या हो सकता है भाई, लेकिन मैं कह सकता हूँ भाई 90 to 95% क्वेश्चन आपको इसमें से आए मिलेंगे। ओके, और ऐसा भाई कोई बुक नहीं होती जिसमें हम कह सकते कि सारे के सारे क्वेश्चन आने हैं। वो सिर्फ हमारा नेट JRF होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन होते हैं। अगर मान लिया ऑप्शन हो, मान लिया तो 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अटैम्प्ट करने 100 के, तो कन्फर्म्ड क्या है, सारे का सारा क्या ना उसमें से भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। मान लिया क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर 150 नंबर के, लेकिन मार्क्स कितने में से आते हैं 100 में से, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो अगर आपने 140 नंबर का आपने सिलेबस कर लिया तो आपने एक तरह से सारा सिलेबस कर लिया, बात आपको पहले पड़ी। तो हम सिलेबस सारा करेंगे भाई, ठीक है, ओके। तो ये जैम का सारा सिलेबस ये कवर करेंगे 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनमें भी क्या पैटर्न है, इनमें हमने भाई MSc एंट्रेंस के और जैम के पुराने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, प्लस इनको पढ़ने से क्या होगा, प्लस इनमें क्या सारे का सारा भाई इनके हर एक एंड में क्या होगा एक टेस्ट सीरीज। तो 15 5 5 5 15 टेस्ट क्या होंगे आपके ये इनऑर्गेनिक के। तो 15 आपके वही टेस्ट होंगे इनऑर्गेनिक के, ये आपके हैं होम टेस्ट। ठीक है बात, ओके। उसके बाद बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, और अरे फिर क्या हमारे पास भाई ऑर्गेनिक। तो भाई जैसे इनऑर्गेनिक थी, फिजिकल थी, वैसे ही हमने IIT जैम और MSc एंट्रेंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने 3 स्ट्रीम में बांटी हुई है, 3 वॉल्यूम में। ऑर्गेनिक वॉल्यूम 1, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 3। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक तो इन्हें 5 चैप्टर का पैटर्न क्या होता है। जैसे ऑर्गेनिक आपने पढ़ी, ऑर्गेनिक पक्का, तो ऑर्गेनिक आपको पता होगा ऑर्गेनिक 2 पार्ट्स में होती है, एक तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और एक होता है अप्लाइड रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है बात, तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो पार्ट होता है उसमें होते हैं 5 चैप्टर। कौन कौन से बताओ, नोमेनक्लेचर हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नोमेनक्लेचर 1 चैप्टर, नहीं बात आपको पहले पड़ी। फिर क्या बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पर क्या होते हैं आपके टोटोमेरिज्म, मिजोमेरिज्म, सारा कुछ जो आपको सीखने के लिए चाहिए भाई। फिर क्या होते हैं आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फिर क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म अप्लाइड, और फिर क्या होता है स्टीरियो केमिस्ट्री। इनको पढ़े बिना आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपने इसमें ये नहीं पढ़ा कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, तो रिएक्शन में आप फाइनल जो क्या बने प्रोडक्ट उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। समझे बात, तो एक तो ये होगी। फिर आपकी जितनी क्या होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उनको पढ़ने के कई तरीके होते हैं। मान लिया 5000 रिएक्शन आपकी, कितनी, उन 5000 रिएक्शन को आप बांट सकते हो नेम रिएक्शन के आधार पे। पता होगा ना आपको भाई कि ये सारी क्या है डायलेल्ड रिएक्शन, ये सारी क्या है कोप रीअरेंजमेंट, ये सारी क्या है कोलिजन रीअरेंजमेंट।
लेकिन इससे बहुत सारे क्या बन जाते हैं, ग्रुप बन जाएंगे, तो मैनेजेबल नहीं होता। एक उनको हम बांट सकते हैं रिएजेंट के बेसिस पे कि इस रिएजेंट की रिएक्शन, इस रिएजेंट की रिएक्शन, इस रिएजेंट की, और एक उनको हम बांट सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के आधार पे, जो आपका बीएससी में बांटा होता है, पोर्शन वही होता है। ये अल्कोहल की रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये अमाइड की, ये कीटोन की, होता है ना ऐसा। लेकिन एक उनको बांट, मतलब वो 5000 वही चीज़ है, पढ़ने का तरीका क्या हमारा अलग अलग। कोई उन 5000 रिएक्शंस को पढ़ता है फंक्शनल ग्रुप के आधार पर बांट के, कोई उनको पढ़ता है नेम रिएक्शन के आधार पे बांट के, कोई उनको पढ़ता है रिएजेंट के आधार पे बांट के। लेकिन सबसे ईजी क्या होता है उनको पढ़ना, मैकेनिज्म के आधार पर बांट के। क्या? और आपको पता है मैकेनिज्म 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से बताओ? एक तो आपका होता है एडिशन रिएक्शन, एक आपकी क्या होती है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, और क्या होती हैं रीअरेंजमेंट्स, और एक क्या होती हैं एलिमिनेशन, और एक क्या होती हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जब आप क्या पढ़ोगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, तो उसके एंड में अपने आप क्या जाएंगी डायलेड रिएक्शन, कोप रीअरेंजमेंट, क्योंकि वो हैं क्या नेम रिएक्शन, तो अपने आप कवर हो जाती हैं। तो हमने इन 5 के नाम से 5 चैप्टर बनाए हुए हैं वॉल्यूम 2 में। ऑर्गेनिक वॉल्यूम 2 में क्या है हमारे भाई 5 चैप्टर। एक क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक ये और एक ये। तो पहले इनके जनरल मैकेनिज्म, उनके ऊपर जनरल रिएक्शन, और लास्ट में फिर सारी क्या ऐड कर रखी है उसके ऊपर बेस्ड नेम रिएक्शंस। तो अगर आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए तो आपके सारे रिएक्शन, तो आपको नहीं बीएससी में होता है कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन, वो भी होगी, अमाइड की भी होगी, नहीं समझे बात? देखो आपको होगी ना, क्योंकि फिर आपको कहो कि सर हमको ये ना पढ़ाया कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। अरे भाई जब आप क्या पढ़ोगे एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में एक टाइप होती है, वो तो कौन सी, कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड पे एडिशन। क्या? कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड एडिशन, एडिशन रिएक्शन टाइप होती है ये। तो अब ये एसिड डबल बॉन्ड हो, कीटोन का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, एल्डिहाइड का हो, रिएक्शन तो हो ही रहेगी, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो ऐसे लेकिन बांटना इजी रहता है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग पढ़ो, कीटोन के अलग पढ़ो, नहीं समझे बात हुई, एस्टर के अलग पढ़ो, एल्डिहाइड के अलग पढ़ो। लेकिन वो सारी रिएक्शन एक तरह की होती हैं, तो आप उसको ऐसे ना पढ़ लो कि एडिशन रिएक्शन कार्बन हेटेरोएटम मल्टीपल बॉन्ड, वो सारा एकदम इकट्ठा हो गया। तो अगर आपने पढ़ लिया ये 5 चैप्टर पढ़ लिए तो आपका सारा, तो इसको नहीं पढ़ सकते बिना वॉल्यूम 1 पढ़े, क्योंकि वॉल्यूम 1 में आपको सारी बातें मालूम होती हैं कि कौन कहाँ अटैक करेगा, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो पहले वॉल्यूम 1 अकेले पढ़ सकते हैं, वॉल्यूम 2 अकेले नहीं पढ़ सकते, वॉल्यूम 1 के बाद ही क्या पढ़ सकते हो वॉल्यूम 2। आ गया आपको ये? ठीक है, ओके। और भाई फिर हमारा क्या होता है वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 में क्या होगा आपका तकरीबन स्पेक्ट्रा, क्या जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रा होता है ना आपका, NMR है, UV है, हम पढ़ा बीएससी में पढ़ा होगा आपने, कोई बात नहीं, था ना लेकिन IR था, UV था, NMR था, सारा स्पेक्ट्रा वो भी आएगा आपका। और प्लस में क्या आ जाएगा आपका केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, उसमें आपके एल्डिहाइड सॉरी अमीन हैं, अमीनो एसिड हैं, समझे बात, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन हैं, बात आपको पहले पड़ेगी, वो सारा वहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है 3 वॉल्यूम में ये आपकी कंप्लीट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर लेंगी। ठीक है बात? इसमें क्या है, एक में क्या है 5 टॉपिक, 5 तो टोटल क्या है 5 15 15 15 15। तो बताओ भाई कितने चैप्टर पढ़ने आशीष आपने? टोटल 45। ये 45 चैप्टर आपने पढ़ लिए, समझे बात? तो इससे ऊपर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बात? आपने 45 चैप्टर पढ़ने हैं जस्ट। हर एक चैप्टर के एंड में क्या होगी एक टेस्ट सीरीज। चैप्टर पढ़ा टेस्ट सीरीज सॉल्व की, चैप्टर पढ़ा टेस्ट सीरीज सॉल्व की, चैप्टर पढ़ा टेस्ट सीरीज सॉल्व की। टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो मैं बताऊंगा आपको प्रॉब्लम टेकिंग क्लासेस में। ओके ठीक है। अब बताओ, अरे ये कहाँ से आ गया ना,
बताओ, अब बताओ क्या हमारे पास ये, तो भैया पूरा पैटर्न आपको पता लग गया होगा। बताओ क्या आया, 45 चैप्टर हैं, 15 ऑर्गेनिक के, 15 इनऑर्गेनिक के, 15 फिजिकल के, ठीक है। तो 45 के हैं चैप्टर, 45 ही क्या होंगे आपकी टेस्ट सीरीज, 45 आपके चैप्टर होंगे, 45 ही आपकी टेस्ट सीरीज होंगी जो आपके होम टेस्ट होंगे, ठीक है। प्लस 3 टेस्ट सीरीज आपकी क्या होंगी बताओ भाई, ये तो आपके होंगे चैप्टर वाइज, ये होम टेस्ट है। अगर इनमें आपने बुरा परफॉर्म भी किया तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, आपने खुद चेक करना है तो, ठीक है। लेकिन जब आपकी इनऑर्गेनिक पूरी हो जाएगी तो इनऑर्गेनिक का आपका भाई यहाँ पर एक मॉक टेस्ट होएगा, ये क्लास में होएगा, ओके, और इसके मार्क्स आपको क्लास में बताए जाएंगे, ठीक है बात। तो इनऑर्गेनिक पूरी होगी, इनऑर्गेनिक का क्लास टेस्ट, ऑर्गेनिक पूरी, ऑर्गेनिक का क्लास टेस्ट, फिजिकल पूरी, फिजिकल का क्लास टेस्ट, ये है स्ट्रीम वाइज, ओके। और जब ये आपका भी सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो 2 आपके क्या होंगे मॉक टेस्ट कवरिंग एंटायर सिलेबस, ठीक है। ये भाई हम एमएससी का नहीं रखते क्योंकि एमएससी का अपने आप कवर हो जाएगा, हम ये रखते हैं जैम के अकॉर्डिंग। क्या ये 2 पेपर आपके होंगे जैम के अकॉर्डिंग, तो जैम का पैटर्न नहीं होता है फुल पेपर, तो जैम का आपका फुल पेपर होता है, तो 2 पेपर हम लेंगे आपके, ठीक है बात। तो जैम के हम 2 पेपर लेंगे, ये भी क्या होंगे आपके क्लास में। तो 45 तो क्या आपके क्लास टेस्ट टॉपिक वाइज, 3 क्या आपके स्ट्रीम वाइज टेस्ट, और 2 क्या आपके एंटायर सिलेबस के, ओके। ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा भाई, ठीक है। कुछ बात आपको पहले पड़ी। और मैं आपको बताऊं, अगर मान लिया आप अच्छे से पढ़ते हो और आपका भाई एडमिशन हो जाता है आईआईटीज़ में या कहीं पर भी, तो एक बात मैं आपको और बताऊं, आपने बुक्स देखी कभी, ये भाई मैंने किताबें लिखी हुई हैं, जैसे आपकी नहीं है, जैसे आपकी बीएससी बुक्स होती हैं, ठीक है। ये मैंने किताबें लिखी हुई है एमएससी के लिए, ये आपकी जेम की बुक नहीं है। इनमें क्या है, जैसे आपको बीएससी में सारा सिलेबस मिलता है ना, ठीक है, एमएससी में ऐसे आपका सिलेबस नहीं होता, ठीक है। आपको सिलेबस मिलता है, सिलेबस आपने ढूंढना पड़ता फिर अलग अलग बुक से, तो बच्चे बड़े परेशान होते थे। तो मैंने ये किताबें लिखी हुई हैं एमएससी की, ये एमएससी प्रीवियस की ऑर्गेनिक है, ये एमएससी प्रीवियस की फिजिकल है, और ये एमएससी प्रीवियस की इनऑर्गेनिक है। और ये बुक मैं आपको बताऊं ऑल ओवर इंडिया पढ़ाई जाती है इंक्लूडिंग आईआईटीज़। मेरे पास आईआईटी से फ़ोन आ रखे हैं, समझे बात, मतलब बच्चे जहाँ पर मेरे पास एक बार कुछ दिन पहले मेरे पास भाई आईआईटी इंदौर से फ़ोन आया था कि वहाँ पर ये वाली जो बुक है ना इनऑर्गेनिक वॉल्यूम 1, ये कंसल्ट की जाती है। तो अगर बहुत चांसेस भाई, और ये बाकी यूनिवर्सिटी में तो भाई इनका और भी सिलेबस मैच करता है, तो बहुत चांसेस हैं अगर आप एमएससी में एडमिशन लेते हो तो आपको ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन इन बुक्स में और आपकी बुक्स में एक अंतर है, यहाँ पर मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन डाल रखे। क्यों भाई, क्योंकि ये सेमेस्टर की बुक्स हैं, इनमें एमसीक्यू क्वेश्चन डालने का तुक नहीं बनता भाई। आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे कि भाई राइट डाउन दी डेरिवेशन ऑफ फलाना ढिमकाना, समझे बात। आपके बुक में कोई डेरिवेशन नहीं होगा, मतलब बुक में तो होंगे लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो आपने फोकस करना है और लगातार पढ़ना है, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।